मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस इन दिनों इग्नू के लिए पहले हम लोगों ने गेस्ट पेपर दिया और अब असाइनमेंट कैसे लिखें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। असाइनमेंट एक बार समझ लेंगे तो परीक्षा में भी, टर्म एंड एग्ज़ाम में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हिस्ट्री सीरीज चल रहा है, आज फर्स्ट ईयर का आखिरी असाइनमेंट है। सारे असाइनमेंट हमारे ऐप पे जो गूगल प्ले स्टोर से SF क्लासेस ऐप से ले सकते हैं, या कोई भी दिक्कत हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाइए, या हमारे ऑफिस से फ़ोन करके आप PDF ले सकते हैं। इन दिनों फ्री है, लेकिन कभी भी इस पे पैसे लग जाएंगे, इसलिए जल्दी कीजिए, एक दूसरे को बताइए। तो आज बता रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस हम लोग बताते हैं। तो पहला इकाई यूनिट है पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन और प्राचीन काल। पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास और लेखन मध्यकाल। प्राचीन में क्या था, इतिहास का लेखन मतलब हिस्टोग्राफी। मध्यकाल में क्या था, औपनिवेशिक कॉलोनिकल टाइम में हिस्टोग्राफी क्या था। उसके बाद पर्यावरण क्षेत्र और भारत का आर्थिक इतिहास, कृषि उद्भव, पशुपालन, शिल्प उत्पादन, नगरीकरण, महाद्वीपीय कृषक और पशुपालक समुदाय, कुछ प्रारंभिक राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक संरचना। इकाई 8 व्यापार का स्वरूप, शहरीकरण, आपसी संबंध, उत्तर भारत लगभग 600 सामान्य काल से पूर्व से लेकर 300 सामान्य काल तक। व्यापार का स्वरूप, शहरीकरण, आपसी संबंध, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिसुलर इंडिया यानी एक तरह से तटीय भाग दक्षिण के से लगभग 300 समान काल पूर्व से 300 समान काल तक। भारतीय इतिहास में सामंतवाद पर विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। इकाई 11 कृषि एवं शिल्प उत्पादन का संगठन, उत्तर भारत 550 से 1300 सामान्य काल तक। प्रारंभिक मध्यकाल में स्तरीकरण स्वरूप कृषक समाज की क्षेत्रीय रूपरेखा, उत्तर भारत 550 से 1300 सामान्य काल तक। इकाई 13 कृषि एवं शिल्प उत्पादन का संगठन, कृषि समाज की क्षेत्रीय रूपरेखा तथा स्तरीकरण का स्वरूप दक्षिण भारत 300 से 1300 सामान्य काल तक। देन इकाई 14 व्यापार तंत्र, शहरीकरण, उत्तर भारत लगभग 300 से 1300 सामान्य काल तक। विनिमय तंत्र, व्यापारिक संगठन, शहरीकरण इन साउथ इंडिया। कृषि उत्पादन इकाई 16, इकाई 17 कृषि संरचना और कृषि संबंध। इकाई 18 गैर कृषि उत्पादन। इकाई 19 कर प्रणाली। इकाई 20 मध्यकालीन भारत में शहरी केंद्र। इकाई 21 आंतरिक और समुद्रिक व्यापार। 22 व्यवसायिक गतिविधियों और मुद्रा व्यवस्था। इकाई 30 तकनीकी और अर्थव्यवस्था। इकाई 24 परिवहन और संचार। 25 भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी। व्यापारी एवं बाजार 1757 से 1857। उपनिवेशवाद और व्यापार 1857 से 1947। कृषि नीति और भू अधिकार। इकाई 28 29 वाणिज्यिकरण का स्वरूप। इकाई 30 औपनिवेशिक भारत की वन अर्थव्यवस्था। इकाई 31 औपनिवेशिक भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन और कृषक समाज। इकाई 32 जनजातीय समाज और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। इकाई 33 कृषि अर्थव्यवस्था, विकास और ठहराव। नेक्स्ट, निरौद्योगीकरण के विभिन्न दृष्टिकोण। इकाई 35 शिल्प उद्योग तथा लघु स्तरीय उत्पादन। इकाई 36 औद्योगिकरण का स्वरूप। 37 तकनीकी विज्ञान और साम्राज्य। इकाई 38 नियोजित अर्थव्यवस्था से वैश्वीकरण की ओर। इकाई 39 उदारीकरण से राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ओर। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, और किसी भी, नॉट ओनली इग्नू, किसी भी कंपटीशन का अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है। और इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो इस क्लास में हम डिलीवर करने जा रहे हैं रेयर है, बहुत कम जगहों पर इतना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो हम पहला है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के अध्ययन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। डिस्कस द मेजर अप्रोचेस
टू स्टडी मेडिएवल इकोनॉमी। कैसे हम मेडिएवल अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे? तो मध्यकाल की अर्थव्यवस्था के अप्रोचेस के जो सोर्सेज हैं इंडियन हिस्ट्री में, वो सोर्सेज क्या हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि मुग़लों से लेकर, मतलब तुर्कों से लेकर मुग़लों तक, उनके पास इतिहास लेखन का बहुत एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। क्योंकि उससे पहले हमारे देश में इतिहास धार्मिक पुस्तकों में प्रवेश कर जाती है और उसमें तार्किकता कम है और जिस्ट कम मिलता है। इसीलिए 11वीं 12वीं सदी की लिखी हुई किताब राज तरंगिणी को हम पहला हिस्टोग्राफिकल बुक मानते हैं, न कि पीछे पुराण और ये सब, क्योंकि फैक्ट का बहुत एरर है और इतिहास वही है जो साक्ष्य से जस्टिफाई है। अगर साक्ष्य विहीन कोई तथ्य है तो इतिहास नहीं है, कुछ और है, साहित्य है या गप है, गल्प है। तो इतिहास सदैव कहता है कि अवलोकन करके चीज़ों को लिखो विथ एविडेंस। तो बड़ी शिद्दत से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी अवलोकन करके चीज़ों को देख कर पढ़ा रहा हूँ। आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस स्रोत से आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि तुर्क, जो खुद मोहम्मद गोरी जब हिंदुस्तान आया था तो उसके साथ हिस्टोग्राफर था, अलवेरूनी था, उसके साथ उतवी था, तो सारी घटनाओं का वर्णन है। अकबर के समय तो डे टू डे का एक्सरसाइज आईन अकबरी में लिखा जाता था। अब्दुल फजल सब सारे चीज़ों को डिटेल लिखा है। तो बड़ा सोर्स के मामले में बहुत कुछ है, मतलब रिचेस्ट सोर्स है मध्यकालीन हिस्टोग्राफी को जानने का। थोड़ा हम फैक्ट फाइल पे बात करें कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर आम सहमति के बावजूद अधिक जटिल समस्या पर इतिहासकारों का मत अलग अलग है। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उस पर उनके अपने डिफरेंसेस हैं और लेकिन इन विचारों के परिणाम स्वरूप पूरा मध्यकालीन अर्थव्यवस्था का एक तरह से रीस्ट्रक्चर हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। क्योंकि साक्ष्य दर साक्ष्य जो चीज़ें मिली है उसके टेबुलेशन के द्वारा, इसमें अलीगढ़ स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है और रीस्ट्रक्चर हुआ। दरअसल इन विचारों की जड़ में 3 मूल मुद्दे हैं। एक कालावधि, टाइम, जो इतिहास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम, और मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थी और इसका रुझान क्या था। रुझान क्या था? पहला टाइम, मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, रुझान, और तीसरा भारत पर यूरोप का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ द यूरोप। वाई, क्यों हम यूरोप के प्रभाव की बात करते हैं? तो उसका सीधा मतलब है कि यूरोप के ट्रैवलर्स आने लगे और वो ट्रैवलर्स धीरे धीरे आके और व्यापारिक रिश्ता भारत के साथ बनाने लगे। इसलिए इसमें 3 मुख्य मूल मुद्दे बनते हैं। सर्वप्रथम व्यापार के क्षेत्र में कथित प्रभाव का आकलन किया गया। तब 18वीं सदी के मध्य में यूरोपी, खासकर ब्रिटिश उपनिवास की चपेट में भारतीय अर्थव्यवस्था का हाशियाकरण का प्रभाव देखा गया कि ब्रिटिशर्स जब आते हैं, साम्राज्यवाद का फैलाव जब होता है हमारे यहाँ, तो उपनिवेश कॉलोनी बनाते हैं। हमारे चीज़ों को, हमारे सारे रिसोर्सेज को, हमारे सिस्टम को वो अपने हिसाब से गाइड करने लगते हैं। सत्ता उनके पास चली जाती है, पॉलिटिकल पावर भी वो हो जाते हैं और उस पॉलिटिकल पावर में एक बनिए के द्वारा गवर्न होता है चीज़ें, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम आखिरी यानी एक ही उद्देश्य है कि कितना इंडिया के रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करें पहले, बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में सबसे पहले हो जाता है, तो फिर एक बड़ा मार्केट मिल जाता है, तो हमारा रॉ मटेरियल को खींचकर और अपना प्रोडक्ट तैयार करके बेचना, और हमारे इंडोजेनस जितने भी आर्टिजन क्लास थे, शिल्प वर्ग थे, सबको नष्ट करना उनके चाल और चरित्र में आ जाता है। जिस पे हमारे इंडियन हिस्टोरिकल ने, नेशनलिस्ट हिस्टोरिकल ने सवाल उठाया है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ बेल्ट की थ्योरी दी थी, जो थ्योरी हालांकि तो चली जाती है वो आधुनिक काल के हिस्से में, लेकिन अब हम पुनर्निर्माण की बात इतिहास की करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन की, तो सारे अभी तक के सोर्स हमें उसमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से देखा गया, इन विचारों ने विगत 50 वर्षों में मध्यकालीन भारत के आर्थिक
इतिहास लेखन को 4 खेमों में बांटा है। 4 स्कूल्स कह सकते हैं, 4 आइडियाज़ कह सकते हैं। इनमें एक पूर्णतया राजकीय फारसी लेखों पर आधारित है। पहला क्या था, एक खेमा जो पूरा फारसी ओरिजिनल लिटरेचर पे काम किया। फारसी लिटरेचर कहीं ना कहीं वो किसी राजा के अंदर तैयार किया गया, तो उस पर राजकीय प्रभाव है, तो इसको आप इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो हम ले आ सकते हैं, इतिहास का साक्ष्य तो ले आ सकते हैं। यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता है, चूँकि इसका निर्माण ही पॉलिटिकल इकोनॉमी के तहत हुआ, जिसको हम हिंदी में राजनीतिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानने के लिए ये फारसी स्रोत है, और इसके अंतर्गत 13 to 17वीं शताब्दी, 13 से 17वीं शताब्दी के अवधि यानी मध्यकालीन राज व्यवस्था की वित्त व्यवस्था शामिल है। क्या उस समय के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या फाइनेंशियल सिस्टम था? इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिस्टम में अंतर होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट होता है फाइनेंशियल सिस्टम, वित्त व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था का ही एक पार्ट होता है। यहाँ सशक्त तर्कों के आधार पर मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया कि क्लियर कट हम क्या देखते हैं, चेंजेस देखते हैं। क्या चेंजेस देखते हैं? तो यूरोपियन भाषाओं में पुर्तगीज, डच, अंग्रेज़ के अभिलेखागारों पर दूसरे खेमे ने भारत के विदेशी व्यापार की शैलियों के साथ साथ 15वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के भारत के यूरोपीय वाणिज्यिक उद्योग प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये एक तो पहला फारसी, उसमें क्या गुण देखते हैं कि राज्य पे आधारित है। दूसरा क्या देखते हैं कि इंडोजेनस स्रोत है, वो भारत का स्रोत है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि विदेशी व्यापारी जो आते हैं, जो वो अकाउंट तैयार करते हैं हमारे बारे में, हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो उसमें हम 15वीं और 18वीं 300 वर्षों के बीच भारत का यूरोप के साथ क्या ट्रेड का पैटर्न था, क्या स्वरूप थी, क्या प्रकृति थी। चूँकि आप सब जानते हैं कि यूरोपीय व्यापारी का आगमन तो दक्षिण के तट पे अकबर के समय ही हो गया था, और धीरे धीरे जहांगीर के ज़माने से वो स्पीड अप होता है, और बाद में ढेरों बहुत लंबा व्यापार होने लगता है। तो ये हम देखते हैं। उसके बाद तीसरा खेमा है ने क्षेत्रीय आर्थिक इतिहास स्थानीय भाषा अभिलेख कन्वेंशन में किया। पहला इंडोजेनस है, लेकिन वो राजकीय सहयोग से तैयार है, फारसी में है। दूसरा यूरोपियंस ट्रेडर्स का है या ट्रैवलर्स का है, जो यूरोप से आने वाले व्यापारी हैं या यात्री हैं। मैक्सिमम यात्री व्यापार के पर्पज से ही आते थे, ये याद रखने की ज़रूरत है। तीसरा है जो इन लोकल इतिहास है, लोकल भाषा में या लोकल स्क्रिप्ट में, लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? वो फारसी में नहीं है, जो जहाँ की जो बोली है, क्योंकि बोली और भाषा के मामले में भारत शुरू से बहुत समृद्ध रहा है, उसमें वो चीज़ें तैयार हुई हैं। तो उससे हमें बहुत काम की चीज़ें मिली हैं, और ख़ासकर पश्चिम भारत में के बारे में व्यापक हमको जानकारी मिलती है। इसलिए मिलती है कि पश्चिम क्या है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये समुद्र के किनारे हैं। तो ट्रैवलर का आना उधर हुआ, पोर्ट पे हुआ, समुद्र के किनारे होने के चलते, और इधर का प्रदेश लैंडलॉक था, लाइक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जो आज का है, वो लैंडलॉक था। और ज़्यादातर व्यापारी आए इधर से, कहाँ से? अरब सागर से एंट्री होती है, हिंद महासागर से कम होती है, अरब न के बराबर। अरब सागर से होकर, चूँकि पश्चिम पूरब की ओर बढ़ा है हिंदुस्तान, उसके बाद इधर पूरा पूरब को जितना ईस्ट और फार ईस्ट एशिया है, सब जापान छोड़कर सब पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश उपनिवेश रहा। और अगर ब्रिटिश नहीं रहे तो फिर पुर्तगीज रहे, फ्रेंच रहे, डच रहे, तो पूरा ये फैला। तो अरब सागर के सबसे नज़दीक है पश्चिम का तट, और पश्चिम के तट में ये ज़्यादा हुआ। इसमें सूरत का, तो आज भी सूरत एक अच्छा बंदरगाह है, उस ज़माने में तो टॉप पे सूरत बंदरगाह चल रहा था। तो ये हुआ। और चौथा खेमा कौन है? जो मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के पतन से लेकर 18वीं सदी में औपनिवेशिक
संक्रमण तक ये खेमा है। ये बड़ा ऑथेंटिक है, ये डायरी नुमा इतिहास है, डे टू डे की एक्टिविटीज़ लिखी गई है, जिसमें अब्दुल फजल का आएगा, आईने अकबरी का बहुत बड़ा रोल है, अकबरनामा का भी रोल है। तो इस तरह से 4 खेमों के सहयोग से हम मध्यकालीन इतिहास के आर्थिक इतिहास को समझते हैं, उसके उस लेखन की प्रवृत्ति से। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इतिहासकारों ने जिन दृष्टिकोणों को अपनाया उनको 3 धारा में हम बांटते हैं। ऊपर 4 लोगों से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, 4 खेमे हमको बताते हैं, और जो इतिहास लेखन हुआ, चूँकि हिस्टोग्राफी का एक क्लास है इतिहास लेखन से, तो लिखने के लिए उस स्रोत को जो यूज किया तो वो करने वाला 3 स्कूल खड़ा है, जिनमें पहला विश्लेषणात्मक प्रतिमान के मोटे तौर पे राष्ट्रवादी, यानी पहला राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है। MHI जब 3 पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब राष्ट्रवादी है तो राष्ट्र के हित में उसने इतिहास लिखा, सबसे लंबी अवधि का रहा राष्ट्रवादियों का। दूसरा प्रभाव केंद्रित दृष्टिकोण है। दूसरा क्या है कि इम्पैक्ट, क्या उसका प्रभाव पड़ा, तो इम्पैक्ट सेंट्रिक हिस्ट्री जस्ट कारण और प्रभाव को देखता है, उसमें विश्लेषण कम होता है लेकिन फैक्ट्स उसके पास प्रूव करने के स्टैटिक्स आंकड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरा सर्वकालिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक दृष्टिकोण, जिसको मार्क्सवादी विचारधारा में प्रशिक्षित इतिहासकार जिसको आप कह सकते हैं। और ये जो फैक्ट सेंट्रिक है उसी में मार्क्सवादी विचारधारा जुड़ जाती है। तो नेशनलिस्ट आप मार्क्सवादी कह के भी चल सकते हैं या फैक्ट सेंट्रिक कह सकते हैं कि उसने बेवजह एग्जरेट नहीं किया। अतिशयोक्तिपूर्ण इतिहास मार्क्सवादी ने नहीं बनाया, चूँकि मार्क्सवाद के ट्रेंड किए लोग ये वैज्ञानिक थॉट से किसी काम को करते थे, उनके लिए साइंटिफिक वेरिफिकेशन जरूरी था। और तीसरे लोग ऐसे हुए जिनको हम कह सकते हैं कि रिफॉर्मिस्ट, संशोधनवादी। हालांकि ये मार्क्सवादियों का दिया तर्क है कि मार्क्सवाद में ही कुछ लोगों ने संशोधन करके हर चीज़ को क्लास स्ट्रगल और उसमें ना देखकर, तो संशोधनवादी दृष्टिकोण है जिसका हाल में उत्पत्ति हुई है। और इसका सबसे ज़्यादा संशोधनवादी को कौन नहीं देखना चाहता है? मार्क्सवादी। और संशोधनवादी आजकल मार्क्सवादी इकोनॉमिक्स की भी बात होती है, जिसका हमारा उदाहरण हमारे सामने चीन है। वो संशोधनवादी कैटेगरी में जा चुका है, चूँकि मार्क्सवाद की आर्थिक चीज़ों को भूल चुका है। दूसरा क्वेश्चन है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की प्रकृति और पैटर्न। एग्जामिन द नेचर एंड पैटर्न ऑफ मौर्य इकोनॉमी। मौर्य काल के लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गिरनार शिलालेख जूनागढ़। ये जूनागढ़ में है, जूनागढ़ मतलब ये गुजरात में है, तो वो वहीं है जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ। काठियावाड़ प्रांत का जूनागढ़ एक प्रोविंस था, एक देसी रियासत था। बाद में अभी आज़ादी से पहले जूनागढ़ मुस्लिम शासक के पास था। तो जूनागढ़ का शुरू से इम्पॉर्टेंट है, चूँकि गिरनार के साथ कई राजाओं का शक का, रुद्रदमन का भी अभिलेख है, बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो यहाँ से प्राप्त अनेक अभिलेख पर्याप्त रूप से प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था, चूँकि मौर्य काल में भी व्यापार का वही केंद्र था। अशोक के अतिरिक्त रुद्रदामन, स्कंदगुप्त यानी गुप्त वंश, शक वंश के अभिलेख भी यहाँ पाए जाते हैं। और बृहद संहिता में इसे गिरनार कहा गया है। परंपरा से ब्राह्मण और जैन दोनों इस पहाड़ी के पवित्र मानते थे। इसका महत्व बढ़ने का एक कारण है कि चंद्रगुप्त के राज्यकाल में गिरनार के नज़दीक सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त ने यहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण किया था। और रुद्रदामन के अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि प्रारंभ में झील का निर्माण चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने किया था। बाद में अशोक के राज्यकाल में तुसास जो यहाँ का गवर्नर था, जल प्रणाली बनवाई थी। यह निकट के नगर गिरनार का उल्लेख करता है। स्कंदगुप्त के अभिलेख से ज्ञात होता है कि अगले 800 वर्षों तक गुप्त काल
यह झील आसपास के प्रदेशों को जल पहुंचाती थी, सिंचाई के लिए पानी का स्रोत था और संभव है कि अशोक के समय में गिरनार आधुनिक नगर था और जूनागढ़ की तुलना में सुदर्शन झील के अधिक निकट रहा होगा, कारण शहर जल के स्रोत थे और जल के स्रोत पे शहर का निर्माण होता है। अब ये तो हम स्रोत की बात कर लिए। अब अभिलेखों से पता चलता है कि पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भारत में अनेक तालाब थे और रुद्रदामन था और इसके द्वारा हमें इनके पूरे इकोनॉमी पर विशेष रूप से हमें प्रकाश डालने का मौका मिलता है, ट्रेडर्स की जानकारी मिलती है। इसके बाद भी बहुत सारे अशोककालीन शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, जिसके द्वारा व्यापार के पैटर्न, प्रकृति पर हमें जानकारी मिलती है। स्वयं हम देखते हैं कि मैगस्थनीज, जिसकी कृति इंडिका है, उसने भी नगर का वर्णन किया है, शिल्पी समुदाय का वर्णन किया है, तो उससे जस्टिफाई होता है कि हमारे पास एक अच्छा स्किल था और उस स्किल के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह व्यापार करते थे। और शहर का जो नगरीय पैटर्न था वो हम देखते हैं कि स्वयं पाटलिपुत्रा 2 नदियों के किनारे है, तो गंगा और थोड़े हट के सोन, तो इस तरह से, और उसी से निकली हुई एक धारा पुनपुन है। तो इस तरह से देखते हैं कि नगरीय जो पूरे वर्ल्ड का एक पैटर्न हम सिटीज़ का देखते हैं कि सिटीज़ नगर के किनारे डेवलप हुआ। सिविल लाइफ जिसको कहते हैं वो नगर के किनारे हुआ। उसके कारण थे कि नगर एक ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन था और उनको बरसों जल उपलब्ध हो, इसका एक अच्छा कारण था, क्योंकि जीवन जल विहीन तो जीवन हो नहीं सकता है। हर कोई को अपने सारे दैनिक क्रियाकलाप से लेकर जल की ज़रूरत है, तो इस तरह से जल का भी पूर्ति हुआ और उस नगर के द्वारा ट्रेड सेंटर भी बने। क्योंकि मैं जस्ट एक आउटलाइन दे रहा हूँ, ये तो रिटेन में आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ और इसको पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चंस ही हैं और दोनों क्वेश्चंस को मैं बता दिया और आगे आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके PDF दे सकते हैं। जय हिंद।